जब तमिल उधेड़ उम्र आदमी अपनी कहानी सुना चुका तो मैंने उससे पूछा कि उसने जुर्म क्या किया था जिसकी सजा में उसे समंदर में डुबो दिया गया। उसने मेरी तरफ अपनी स्याह हलकों वाली जर्द आंखों से देखा और बोला, मैंने यहाँ से फरार होने की कोशिश की थी क्योंकि अब मेरा जी यहाँ से उचाट हो गया था और मैं अपने गाँव की जमीन पर जाकर मरना चाहता हूँ। फिर वो जली हुई झोंपड़ी की तरफ टिकटिकी बांधे बोला, मैं उसी मकान में अपने प्राण छोड़ना चाहता था जहाँ मेरी आंखों के सामने मेरी बच्ची ने दम तोड़ा था। मैंने उसे पूछा कि क्या वो उन लोगों से इजाजत लेकर अपने वतन वापस भारत नहीं जा सकता। उसने सर को आहिस्ता से नफी में हिलाते हुए कहा, ये लोग किसी भी हिंदुस्तानी को यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने देते। हमारी हुकूमत ने उन यहूदियों को ये टापू क्यों दे रखा है, इसकी हमें अभी तक समझ नहीं आई। इन लोगों ने यहाँ अपने कैदी रखे हुए हैं। एक जगह सुना है ये एटम बम भी तैयार कर रहे हैं। मैंने कैदियों के बारे में तफसीलात मालूम करने की कोशिश की तो वो बोला, हमें इन कैदियों तक जाने की इजाजत नहीं है। कोई हिंदुस्तानी कैदियों की बैरक के पास भी नहीं भटक सकता। हम जितने भी हिंदुस्तानी यहाँ हैं, हमारा काम सिर्फ इन यहूदी अफसरों और जवानों के दफ्तरों और बंगलों में इनका खाना पकाना, इनके जूते और फर्श साफ करना और जब कभी बाहर से इनकी बीवियां आती हैं तो उनकी भी खिदमत करना है। हम इनके कपड़े धोकर इस्त्री करते हैं, उनके लिए साहिल पर मछलियां पकड़ते हैं। मैंने पूछा, यहाँ कुल कितने हमारे लोग यानी भारतीय हैं? वो बोला, हमारी तादाद 50-60 से ज्यादा नहीं है। इनमें ज्यादातर जराइम पेशा लोग हैं जो भारत वापस नहीं जाना चाहते। जो चंद एक बाकी बचते हैं उनको ये यहूदी यहाँ से निकलने नहीं देते, क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है ये नहीं चाहते कि हम यहाँ के बारे में बाहर जाकर किसी को बताएं। फिर वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, मगर तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गए? तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुमने मुझे समंदर में डूबने से बचा लिया, लेकिन अगर मुझे मर जाने देते तो ज्यादा बेहतर था। जब मेरी बच्ची का बख्श ही नहीं रहा था तो फिर मैं किसके लिए जिंदा रहूं? वो फिर घुटनों में मुंह देकर रोने लगा। मैंने उसके कांधे को आहिस्ता से दबाया और कहा, चचा, भगवान की यही मर्जी थी कि तुम यमराज के पास न जाओ। उसने सर उठाया और झोंपड़ी की तरफ देखकर बोला, इस जन्म में जुदा हुए हैं, अगले जन्म में अपनी बेटी से जरूर मिलूंगा, जरूर मिलूंगा। उसने एक बार फिर सर झुका लिया। थोड़ी देर चुप रहा, फिर मेरा हाथ पकड़कर बोला, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम मुझे उत्तर प्रदेश के लगते हो। वो पक्का तमिल था और उसके इस क़याफ़े को मैं झुटला नहीं सकता था। मैंने इतनी देर में अपने बारे में एक कहानी जहन में तैयार कर ली थी। उसमें सिर्फ इतनी तरमीम कर दी कि पहले मैं खुद को तमिल जाहिर करना चाहता था, लेकिन अब मैंने ऐसा न किया क्योंकि एक जद्दी पुश्ती तमिल के आगे मैं इस हालत में अपने तमिल होने का इकरार नहीं करना चाहता था, जबकि मुझे उसकी हमदर्दी की भी जरूरत थी। लेकिन मैं जानता था कि उसके लिए मेरा विष्णु हिंदू होना ही बहुत होगा। मैंने अपने आप को मराठा जाहिर किया क्योंकि मैं मराठी जबान भी बोल लेता था और चाहता था कि अपने आप को तमिलनाडु की किसी करीबी रियासत का जाहिर करूं। उत्तर प्रदेश जरा दूर हो जाता था। मैंने उसे कहा, मेरा नाम वसंत फाडिकर है, मैं महाराष्ट्र के जिला अमरेली का रहने वाला हूँ। विष्णु हूँ, बचपन में ही यतीम हो गया। रिश्तेदारों ने मुझे घर से निकाल दिया। बुरी सोहबतों में पड़कर चोरी चकारी शुरू कर दी। कई बार जेल भी गया। एक बार गणेश पूजा का त्योहार आया। मैं मंदिर में गणेश जी की मूर्ति के सामने आंखें बंद किए पूजा कर रहा था कि भगवान विष्णु ने प्रकाश किया। तमिल का मुंह खुले का खुला रह गया। मुझे मालूम था कि जनूबी हिंद के ये लोग विष्णु भगवान और उसके बेटे गणेश की पूजा करते हैं। मैं बोलता चला गया। फिर जैसे ही विष्णु भगवान ने मेरे सर पर हाथ रखा, मेरी काया ही पलट गई। मैंने आंखें खोली तो बिल्कुल ही दूसरा आदमी था। बुराई से नफरत और नेकी से मोहब्बत हो गई थी। अपने गुनाहों पर नादिम था। मन की दुनिया रोशन हो चुकी थी। उसी रोज से मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। फिर एक शरीफ लड़की से मेरा ब्याह हो गया, मगर फिर ऐसा हुआ कि मोहल्ले के एक बदमाश ने मेरी पत्नी को उठा ले जाने की कोशिश की। मैंने तैश में आकर उसे कत्ल कर दिया और पुलिस के आने से पहले वहां से भाग उठा। कई महीनों तक मैसूर और केरला के जंगलों में भटकता रहा। पुलिस वहां भी मेरा पीछा करती पहुंच गई। मेरा घेरा तंग होता गया। आखिर मैं केरला के साहिल से एक कश्ती में बैठकर खुले समंदर की तरफ निकल आया। मेरा इरादा अंडमान के किसी जजीरे में पहुंचकर एक नई जिंदगी शुरू करने का था कि रास्ते में तूफान आ गया। कश्ती उलट गई। मैं तूफानी मौजों में बहता इस जजीरे पर आ लगा। मुझे यकीन था कि ये काले पानी के हमारे इंडियन जजीरों में से कोई जजीरा होगा, मगर अब तुमने बताया है कि अगरचे ये भारतीय जजीरा है, मगर इस पर यहूदी तसल्लुत है और कोई बाहर का आदमी उनकी मर्जी के खिलाफ यहाँ दाखिल नहीं हो सकता। 2 रातों से इस जंगल में छुपा हुआ हूँ। उसके बाद एक मोटर बोट को आते देखा तो तुम्हारी झोंपड़ी के पास छुप गया। उसके बाद जो कुछ हुआ वो तुम जानते ही हो। अपनी मनगढ़ंत कहानी में तमिल जबान में मजहबी अल्फाज और देवी देवताओं के नाम ले लेकर कुछ ऐसे पुरअसर अंदाज में सुनाई कि बेचारा सीधा सादा तमिल बेहद मुतासिर हुआ। उसे इस बात से मुझसे बड़ी अकीदत हो गई थी कि भगवान विष्णु ने मुझे दर्शन दिए थे। वो कहने लगा, फाडिकर, तुम खुशकिस्मत हो कि काले पानी के तूफान से बचकर निकले, मगर ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि एक ऐसे जजीरे पर आ लगे हो जो तुम्हारे लिए उम्र कैद का जेल खाना ही साबित होगा, क्योंकि तुम यहाँ पर न रह सकते हो न फरार हो सकते हो। यहाँ के यहूदी गार्ड ने तुम्हें देख लिया तो वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर भागने की कोशिश की
होगी तो तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो मेरा हो चुका था। इन लोगों की मोटर लॉन्चें रात दिन जजीरे के इर्द गिर्द चक्कर लगाती हैं। मुझे जहाँ रहते 7 बरस हो गए हैं। मैं समंदर की एक एक लहर से वाकिफ हूँ, मगर मैं भी कश्ती लेकर ज्यादा दूर नहीं गया था कि पकड़ा गया। मैंने मसनूई फिक्रमंदी का इजहार करते हुए कहा, चचा मैं कत्ल करके भागा हूँ, लेकिन मैं किसी जजीरे पर आजादी से जिंदगी बसर करना चाहता था, मगर जहाँ तो मुझे चारों तरफ अपनी मौत ही नजर आती है। तुम ही मुझे मशवरा दो कि मुझे क्या करना चाहिए। वेंकट रेड्डी सोच में पड़ गया। बोला, मैं खुद इस जंगल से बाहर नहीं निकल सकता। इन लोगों ने मुझे देख लिया तो पहचान लेंगे और मुझसे जरूर पूछेंगे कि मैं कैसे जिंदा बच गया। अगरचे मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा, मगर उनके पास कोई ऐसी मशीन है कि जिसमें आदमी को डालते हैं और इस तरह बिजली के झटके देते हैं कि आदमी खुद ब खुद सारा राज बता देता है। मुझे वाकई परेशानी हुई कि वाकई अगर ये शख्स यहूदी सिक्योरिटी वालों के हाथ आ गया तो जरूर मेरे बारे में सब कुछ बता देगा, क्योंकि ज़हनी तौर पर ये पहले ही से राज उगलने पर तैयार है। मैंने कहा, वेंकट दादा फिर तो मैं भी मारा जाऊंगा। वेंकट बोला, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, वैसे मैं उनके सामने ही नहीं जाऊंगा। तुम ऐसा करो कि कहीं से एक कश्ती पैदा करने की कोशिश करो, फिर हम यहाँ से मिलकर फरार हो जाएंगे। समुद्री रास्ते को खूब जानता हूँ मैं, हो सकता है हम यहाँ से फरार होने में कामयाब हो जाएं। मैंने उसे कहा कि मैं तो जजीरे में अजनबी हूँ, मुझे क्या मालूम कि कश्ती कहाँ से मिलेगी। वेंकट ने आंखें बंद कर लीं, फिर मेरी तरफ नजरें उठाईं और कहा, तुम ये भी मुझ पर छोड़ दो, मैं इसका कोई ना कोई रास्ता तलाश कर लूंगा। इस वक्त हमें किसी ऐसी जगह छुप जाना चाहिए जहाँ से हमें कोई न देख सके। एक खुफिया ठिकाना मेरी नजर में है, मेरे साथ आओ। वो मुझे साथ लेकर जंगल में एक तरफ चल पड़ा। दरख्तों, झाड़ियों और लंबी घास में कुछ देर चलने के बाद हम उन दरख्तों में आ गए जहाँ से साहिल समंदर की रेतली पट्टी शुरू होती थी। मैंने जब इस खदशे का इजहार किया कि यहाँ हमें देखा जा सकता है, तो उसने दूर समंदर में आधी डूबी हुई एक स्याह चट्टान की तरफ इशारा किया। फिर बोला, इस चट्टान को देख रहे हो, इसके अंदर एक बेआबाद गार है। ये गार इतना बड़ा नहीं, तुम उसे गहरा शिगाफ कह सकते हो, लेकिन उसके अंदर कभी कोई नहीं गया। हम इस गार में पनाह लेंगे। हमने भागकर रेतली पट्टी पार की और समंदर के पानी में घुस गए। पानी पहले हमारी एड़ियों तक था, फिर पिंडलियों तक आ गया। वेंकट आगे आगे था। समंदर का किनारा दूर तक वीरान था। एक बड़े पत्थर पर पांव रखकर वो गार के दरवाजे में जाकर बैठ गया। उस चट्टान का दरवाजा ऐसा था कि देखने से ऐसा लगता था कि चट्टान अंदर को धसी हुई है। चट्टान के गार में, जो ज्यादा गहरा नहीं था, फर्श पर उन जंगली परिंदों की बीटें फैली हुई थी जो सर्दियों के मौसम में नकल मकानी करके उधर आ जाते थे। वेंकट गार के आखिरी दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया और छत की तरफ देखकर बोला, ये जंगली सुर्ख आप 6 माह के बाद अब यहाँ आएंगे और 3 महीने इस गार में रहकर वापस चले जाएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इससे पहले यहाँ से निकल जाएं। हमने गार की जमीन को एक जगह साफ किया और बैठ गए। गार के धाने में से दिन की हल्की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी, जहाँ गर्मी और हब्स था। बोला, ये गर्मी और हब्स रात को नहीं होता। वैसे एक बात है फाटिकर, और वो ये है कि मैं काले पानी के किसी दूसरे जजीरे की तरफ भी निकल सकता हूँ, मगर वहाँ पुलिस के हत्थे चढ़ जाएंगे। मैंने कहा, दादा तुम मेरी खातिर अपनी जान अजाब में न डालो, मैं तो मफरूर कातिल हूँ, कहीं भी निकल जाऊंगा। वेंकट बोला, तुमने अपनी इज्जत के लिए एक बदमाश को कत्ल किया है, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए था। तुम एक मर्द हो, गीता में हमें यही तालीम दी गई है। मैं तुम्हारी इसलिए भी इज्जत करता हूँ कि तुमने गैरत का सबूत दिया है। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। हम मध्य प्रदेश की तरफ निकल जाएंगे। वहाँ के जंगल हमें हमेशा के लिए अपने दामन में समेट सकते हैं। हम वहाँ कटाई का काम करके पेट पाल लेंगे। भला हमारा दुनिया में है ही कौन जिसकी खातिर हम शहर का रुख करें। वेंकट बड़ा सीधा साधा और भोला आदमी था, मगर मेरे सामने अपना मिशन था जो उसके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं आ सकता था। मेरे लिए यही मुनासिब था कि मैं उसकी हाँ में हाँ मिलाता रहूं और जब वहां से फरार होने का वक्त आए तो कोई बहाना बनाकर अलग हो जाऊं। वैसे मुझे यकीन था कि यहाँ से वेंकट रेड्डी के लिए फरार होना इतना आसान काम नहीं है। एक तो वो बूढ़ा हो रहा था, उसके बदन में फरार की सोबतें बर्दाश्त करने की सकत नहीं थी। मैंने बातों बातों में उससे इसराइली मिलिट्री पोस्टों, उनके हेडक्वार्टर और यहूदी सिपाहियों की तादाद के बारे में काफी मालूमात हासिल कर ली, मगर जेल खाने के बारे में वेंकट को कुछ मालूम नहीं था। मेरे जहन में अब सिर्फ एक ही कश्मकश जारी थी कि मैं अपने मिशन को किस तरीके से शुरू करूं। मेरे लिए सबसे बेहतरीन तरीका यही था कि मैं किसी तरह एक तमिल हिंदू की हैसियत से किसी भी इसराइली फौजी अफसर के बंगले पर बतौर खानसामा या खाकरोब या घरेलू मुलाजिम के नौकर हो जाऊं। इस सिलसिले में वेंकट मेरी मदद कर सकता था, मगर उस वक्त वो ना जिंदों में था ना मुर्दों में। मेरे लिए वो जिंदा था और यहूदियों और अपने साथियों के लिए वो मुर्दा था। अगर वो अपने किसी साथी से मिलने आबादी की तरफ जाता है तो उनमें से कोई भी उसकी मुखबरी करके उसे दोबारा पकड़वा सकता था। वेंकट ने मुझे साफ साफ कह दिया था कि मैं अपने आदमियों से मिलते हुए घबराता हूँ। उनमें सिर्फ एक रम्या ही मेरा हम उम्र और हम ख्याल है, मगर वो बाकी तमिल लोगों के साथ ही जंगल की बस्ती में रहता है। दूसरे लोगों
लोगों को मेरा इल्म हो जाएगा और फिर मुझे गोली से उड़ा दिया जाना यकीनी होगा। मैंने उससे पूछा कि वो फरार के लिए कश्ती कहाँ तलाश करेगा। वो कहने लगा, ऐसी कश्ती तो मैं रात के अंधेरे में अपनी बस्ती के साहिल की तरफ जाकर चुरा लाने की कोशिश करूंगा। मैंने पूछा, अगर सिक्योरिटी फोर्स की लॉन्च सामने आ गई तो? वो बोला, ये खतरा हमें हर हालत में मोल लेना होगा, क्योंकि इन यहूदियों की गश्त का कोई वक्त मुकर्रर नहीं। उनकी लॉन्च दिन और रात के किसी भी वक्त समंदर में नमूदार हो सकती है। अब मैंने उससे इस्तफसार किया कि इस चटानी गार में हम खाएं पिएंगे क्या? वो धोती के पल्लू से अपने माथे पर आया हुआ पसीना पोंछकर बोला, मेरी झोंपड़ी के पीछे एक छोटा सा चश्मा बहता है, हम पानी वहाँ से ताड़ी वाले मटके में भर कर ले आएंगे और कुछ रोज यहाँ के नारियल और शरीफों से गुजारा कर सकते हैं। मैंने जेब से इंडियन करेंसी के नोट निकाल कर उसके सामने रख दिए। अगर तुम चाहो तो इस रकम से अपने दोस्त रमिया के पास खुफिया तौर पर जाकर अपने और मेरे लिए खुराक हासिल कर सकते हो, क्या ख्याल है? 100 और 5 के इंडियन करेंसी के नोट देखकर वेंकट की बातें खिल गईं। बोला, ये रुपए तुम कहाँ से लाए? मैंने उसे बताया कि समंदरी सफर पर रवाना होने से पहले मैंने इन्हें प्लास्टिक की थैली में डालकर जेब में रख लिया था और ये मेरी मेहनत की कमाई के रुपए हैं। वेंकट ने कहा, तुम्हारी मेहनत की कमाई तुम्हें मुबारक हो दोस्त, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने जल्दी से कहा, वेंकट इस रकम को अपने ही पैसे समझो, हम एक ही कश्ती में सवार हैं। अगर ये रुपए तुम्हारी जेब में होते तो मैं भी उन्हें अपनी रकम ही समझता। ये पैसे हमें आगे चलकर बड़ा काम देंगे। वैसे अपने दोस्त रमिया से तुम्हें ही मिलना पड़ेगा। मैं तो तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि आज रात ही उसे खुफिया तौर पर जाकर मिलो, उसे अपने एतमाद में लेकर उससे मदद हासिल करने की कोशिश करो। क्या वो काबिल एतमाद आदमी है? वेंकट कहने लगा, वो मेरा पुराना साथी और दोस्त है, वो बड़े भरोसे का आदमी है। खतरा सिर्फ ये है कि वहाँ मुझे बस्ती का कोई दूसरा तमिल न देख ले। इनाम के लालच में वो यहूदी साहिब से मुखबरी कर सकते हैं। मैंने अपनी टांगे फर्श पर फैला दी और कहा, वेंकट दादा, तुम जो बेहतर समझते हो वही करो, मैं हर हालत में तुम्हारे साथ बल के पीछे पीछे हूँ। दोपहर हुई तो वेंकट दादा छुपता छुपाता जंगल में गया और धोती में बहुत से नारियल ले आया। हमने उन नारियलों को तोड़कर अपनी प्यास और भूख मिटाई। वो कहने लगा, तुम फिक्र न करो, मैं आज रात बस्ती में जाऊंगा, मुझे वहाँ की राशन शॉप का पता है, वहाँ से मैं चावल और दाल चुरा कर ले आऊंगा, फिर हम यहाँ इसे पका लेंगे। मैंने महसूस किया कि वेंकट दादा कुछ उखड़ी उखड़ी सी बातें कर रहा था और उसकी बातों में रब्त और सूझबूझ का अंसर कम हो रहा था। किसी वक्त वो अपनी बेटी को याद करके उदास हो जाता, फिर कहता, उसका बक्स झोंपड़ी में नहीं है, वो भी जल कर राख हो गया है, मैं झोंपड़ी की राख देख कर आया हूँ। फिर आह भर कर कहता, बेटी से अब अगले जन्म में ही मुलाकात होगी। मैंने उसकी बात काट कर पूछा कि वो फरार के लिए कश्ती कब लाएगा। वो चौंक पड़ा, हाँ कश्ती मैं कल रात नहीं आज रात ही बस्ती के साहिल से उड़ा लाऊंगा। मुझे डर लगा कि अपने साथ कहीं वो मुझे भी न मरवा दे। मैंने उसे कहा कि तुम फिक्र न करो, मुझे बताओ बस्ती का साहिल किस तरफ है, मैं खुद जाकर कश्ती ले आऊंगा। वो सर को झटक कर बोला, तुम नावाकिफ हो, तुम पकड़े जाओगे, साहिल पर एक पहरेदार भी रात को होता है। फिर खुद ही कुछ सोच कर बोला, नहीं मैं अपने दोस्त रमिया से मिलकर उससे मदद हासिल करने की कोशिश करूंगा। तुम अपने रुपयों में से 100 रुपए अगर मुझे दे दो तो वो बड़ी खुशी से खुद ही कश्ती मुहैया कर देगा और किसी से जिक्र भी नहीं करेगा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं उसकी कौन सी बात पर यकीन करूं और किस बात पर यकीन न करूं। वो कभी कुछ कहता और कभी अपना इरादा बदल देता। दिन गुजरता जा रहा था, फिर बारिश शुरू हो गई, हवा भी तेज हो गई और समंदर की लहरें जोर जोर से चट्टान से टकरा कर शोर मचाने लगी। वेंकट उठकर गार के धाने तक गया, फिर वापस आकर बोला, यहाँ बड़ी मूसलाधार बरसात होती है, ये मौसम बरसात का नहीं है, फिर भी बारिश जरूर हो जाती है, फिक्र न करो, समंदरी हवा अभी रुक जाएगी। वो गार में मेरे पास आकर दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। उसने हाथ अपने बगलों में दे रखे थे, लगता था उसे ठंड लग रही है। फिर उसे तेज बुखार हो गया और वो जमीन पर लेट गया। मैंने उसके माथे पर हाथ रखा, माथा फूंक रहा था। मैंने अपनी बुशर्ट उतारी, उसे बाहर जाकर समंदरी पानी में भिगो दिया और उसके माथे पर रख कर पट्टियां करने लगा, मगर उससे कोई ज्यादा फर्क न पड़ा। वेंकट दादा का जिस्म अंगारे की तरह दहक रहा था। उस पर हिज़्यान की कैफियत तारी हो गई और वो अपनी बेटी से बातें करने लगा। कभी उसे आवाज देता जैसे वो रूठ कर चली गई हो, कभी यूं बातें करने लगता जैसे उसके पास बैठी हो। मेरी पोजीशन अजीबोगरीब हो गई थी। वहाँ उसे मैं कोई दवाई भी नहीं खिला सकता था। उसी से 1-2 बार पूछने की कोशिश भी की कि वहाँ किसी दरख्त की कोई छाल ऐसी है जिससे उसका बुखार कम हो जाए, मगर वो मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। फिर अचानक दूर से मोटर लॉन्च की फटफट सुनाई थी। मैं तेजी से उठकर गार के मुंह पर आकर बैठ गया। देखा कि दूर से लॉन्च की रोशनी समंदर पर पड़ रही थी। मैं जल्दी से वापस आ गया। वेंकट के कानों में लॉन्च की आवाज पड़ी तो मुंह उठाकर बोला, मेरी रुक्मणी आ गई है, वो मुझे लेने आई है, मेरी बेटी स्वर्ग से मुझे लेने आई है। हे प्रभु, मेरा अगला जन्म मेरी बच्ची के चरणों में करना। मोटर लॉन्च की आवाज काफी करीब आ गई थी। खतरा था कि कहीं वेंकट की आवाज लॉन्च में खड़े सिक्योरिटी गार्ड के कानों में न पड़ जाए। मैंने आहिस्ता से वेंकट के मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, भगवान के लिए आहिस्ता बोलो।
کھولو، یہودی لانچ پر گشت کر رہے ہیں۔ لانچ ہماری چٹان کے عقب سے ہوتی ہوئی سمندر میں آگے نکل گئی۔ جب اس کے انجن کی آواز دور چلی گئی تو میں نے وینکٹ کی طرف توجہ دی۔ اس کا بخار زیادہ ہو گیا تھا۔ اپنی بشرٹ سمندر کے پانی میں گیلی کر کے لاتا اور اس کے ماتھے پر رکھ دیتا۔ بشرٹ دیکھتے دیکھتے گرم ہو جاتی، دوبارہ اسے سمندر میں ڈبو کر لاتا۔ اسی طرح رات ہو گئی۔ وینکٹ پر بے ہوشی طاری ہونے لگی تھی۔ مجھے یہ خیال بار بار پریشان کر رہا تھا کہ جو شخص یہاں میرے بہت کام آ سکتا تھا، اگر اسے کچھ ہو گیا تو مجھے اثر نو اپنے رابطے کی مہم کا آغاز کرنا پڑے گا، پھر کسی انڈین تمل کے آگے اپنی من گھڑت کہانی کو دہرانا پڑے گا، جانے وہ اعتبار کرے یا نہ کرے۔ وینکٹ نے مجھے بستی کے اپنے جس قابل اعتبار اور دوست بھارتی تمل کے بارے میں بتایا تھا اس کا نام رمیا تھا، اور اس سے زیادہ میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ وینکٹ سے اس ضمن میں مزید تفصیلات نہیں پوچھی جا سکتی تھی کیونکہ وہ ہوش میں نہیں تھا۔ جب رات گہری ہو گئی تو میں نے ناریل توڑ کر کھایا اور اس کا پانی پی کر اپنی بھوک کسی حد تک مٹائی۔ وینکٹ کے منہ میں ناریل کا پانی ڈالا تو اس کی بحرانی کیفیت اچانک ختم ہو گئی۔ چٹانی غار میں اندھیرا تھا، میں موم بتی بھی نہیں جلا سکتا تھا۔ اس اندھیرے میں مجھے وینکٹ کی زرد آنکھیں کھلتی دکھائی دی۔ اس کے چہرے پر سکون آ گیا تھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اس کی زرد آنکھیں میرے چہرے پر جمی تھیں، ایک بے جان سا تبسم اس کے ہونٹوں پر نمودار ہوا۔ اس نے اپنا گرم ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا اور بولا، میرے ہاتھ کی انگلی میں چاندی کی انگوٹھی ہے، اسے اتار کر اپنے پاس رکھ لو۔ اتنی بات کہنے سے ہی اس کا سانس پھول گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے اپنی انگوٹھی کس لیے دے رہا ہے۔ میں نے بہرحال اس کی ہدایت کے مطابق اس کے ہاتھ کی انگلی میں سے چاندی کی انگوٹھی جو ایک چھلے جیسی تھی اتار لی۔ وہ کمزور آواز میں بولا، یہ میری بیوی کی نشانی ہے، اسے تم جزیرے کے جنوب میں انڈین بستی میں رمیا کے پاس لے جانا، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس تمل نے میرے راستے کو کسی حد تک میرے لیے صاف کر دیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ بھی صحت مند ہو کر میرے ساتھ چلے، لیکن اس کے چراغ زندگی کا تیل ختم ہو چکا تھا۔ کالے پانی کے اس جزیرے کے تیز اور مہلک بخار نے اس کے جسم کو اندر سے جلا ڈالا۔ اس کے جسم کی رطوبت خشک ہو گئی تھی۔ انگوٹھی جب میں نے اس کے سامنے اپنی انگلی میں پہنی تو اس کا کپکپاتا ہوا ہاتھ اٹھا۔ اس نے چاندی کی انگوٹھی کو انگلی سے چھوا اور پھر اس کا ہاتھ ایک جھٹکے سے نیچے گر پڑا۔ میں نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ وینکٹ مر چکا تھا۔ رات بھر اس کی لاش غار میں میرے قریب ہی پڑی رہی۔ مجھے آدھی رات کے بعد نیند آ گئی تھی۔ آنکھ کھلی تو غار میں سے دن کی سفید روشنی اندر داخل ہو رہی تھی۔ باہر نکل کر دیکھا، سمندر پرسکون تھا۔ آسمان پر بادل اسی طرح چھائے ہوئے تھے اور مرطوب ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ سب سے پہلا کام میں نے یہ کیا کہ اپنی شرٹ کو پہنا، جینز کی جیب میں سائلنسر والے پستول کو نکال کر چیک کیا، پھر وینکٹ کی لاش کو اٹھا کر چٹان کے پاس ہی سمندر میں ڈال دیا۔ اس کی لاش پانی میں ڈوب گئی کیونکہ چٹان کے پاس پانی گہرا تھا۔ دن کی روشنی میں چاندی کی انگوٹھی کو غور سے دیکھا۔ یہ ایک معمولی سا چاندی کا چھلا تھا، لیکن وینکٹ کی مرحوم بیوی کی نشانی تھی۔ ہو سکتا ہے بستی کے تمل اور وینکٹ کے دوست رمیا پر اس کا مطلوبہ اثر ہو یا نہ ہو، وہ میری مدد کرنے کی بجائے مجھے جزیرے کی اسرائیلی سیکیورٹی فورس کے حوالے بھی کر سکتا تھا، لیکن اس رمیا یا رامیا سے ملنا ضروری ہو گیا تھا۔ اس کے سوا میرے سامنے کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ اس سے صرف رات کو ہی ملاقات کی جا سکتی تھی کیونکہ دن کی روشنی میں مجھے دیکھا جا سکتا تھا۔ اب میں نے ایک بار پھر شام کا اندھیرا ہونے کا انتظار شروع کر دیا۔ ناریل کھا کھا کر میرا پیٹ اکڑ سا گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ جنگل میں جا کر کچھ کھجوریں تلاش کر کے ان کا ناشتہ کیا جائے۔ چنانچہ یہ تسلی کر لینے کے بعد کہ سمندر کی پٹی خالی پڑی ہے، میں چٹانی غار میں سے نکلا اور پانی میں سے گزر کر دوڑتے ہوئے ریت کی پٹی عبور کی اور سامنے والے جنگل میں گھس گیا۔ درختوں پر کبھی کبھی کوئی پرندہ بول اٹھتا تھا، اس کے علاوہ جنگل میں گہری خاموشی چھائی تھی۔ کسی وقت دور سے ایسی آواز آ جاتی تھی جیسے کوئی فولاد کی چادر پر ہتھوڑا چلا رہا ہو۔ کھجور کے درخت وینکٹ کی جلی ہوئی جھونپڑی کے عقب میں ایک اونچے گھاس کا قطع پار کرنے کے بعد واقع تھے۔ میں گھاس میں بڑی احتیاط سے چلتا ان درختوں تک آ گیا جہاں گھاس پر کافی کھجوریں گری پڑی تھی۔ کھجوریں میں نے وہیں کھانی شروع کر دی۔ جب پیٹ بھر گیا تو کافی کھجوریں جیبوں میں ڈال کر واپس اونچی گھاس میں اپنے ٹھکانے کی طرف چل پڑا۔ وینکٹ کی جھونپڑی کے پیچھے تاڑی کی جو ہنڈیا لٹک رہی تھی، آگ کی وجہ سے اس کا رسی کا چھینکا بھی جل گیا تھا اور ہنڈیا زمین پر ٹوٹی پڑی تھی۔ میں درختوں کی آخری قطار میں سے نکل کر ریتلے ساحل پر آنے والا تھا کہ مجھے آدمیوں کے باتیں کرنے کی آواز سنائی تھی۔ میں ایک دم رکا، پھر بجلی کی تیزی کے ساتھ جھونپڑی سے کچھ دور ایک گھنے درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ پستول میں نے جیب سے نکال لیا تھا۔ میری آنکھیں درختوں کے درمیان سے نظر آنے والے ساحل سمندر پر جمی ہوئی تھی۔ انسانی آواز قریب آ رہی تھی۔ پھر مجھے 4 اسرائیلی نیلی وردیوں میں دکھائی دیے۔ یہ سیکیورٹی فورس کے آدمی تھے۔ سٹین گن کاندھوں سے لٹکائے وہ سگریٹ کا دھواں اڑاتے بڑے خوشگوار موڈ میں باتیں کرتے چلے جا رہے تھے۔ خدشہ یہ تھا کہ کہیں وہ وینکٹ کی جھونپڑی کی طرف نہ آ جائیں کیونکہ جھونپڑی سے میں زیادہ دور نہیں تھا۔ میں چوکس ہو گیا۔ اسرائیلی سیکیورٹی گارڈ باتیں کرتے آگے نکل گئے۔ جب ان کی آوازیں دور ہو گئی تو میں درخت کی اوٹ سے نکلا۔ ایک درخت
درخت के तने की ओर से झांक कर देखा। इसराइली गार्ड्स दूर जा चुके थे। जब वो साहिल का मोड़ घूम गए तो मैं भागकर समंदर के पानी में से गुजरता अपनी चटानी कमीनगाह में आ गया। एक नारियल तोड़कर उसका पानी पिया, खजूरें निकाल कर जमीन पर एक तरफ ढेर कर दी और आराम से टांगे फैलाकर नीम तराश हो गया। मेरा जहन बस्ती के इंडियन तमिल रमिया से मुलाकात की तफसीलात पर गौर करने लगा। इसराइली सिक्योरिटी फोर्स के आदमियों की गश्त ने मुझे मोहतात कर दिया था। मैं सोना नहीं चाहता था। थोड़ी देर बाद मैं उठकर बाहर देख लेता था। दोपहर को मैंने थोड़ी सी खजूरें खाकर पेट की आग बुझाई, नारियल का पानी पिया और चट्टान के करीब ही समुद्री लहरों में अच्छी तरह से गुस्ल किया और फिर गार में आकर बैठ गया। जिस्म खुश्क हुआ तो समंदरी पानी के नमक ने मेरे जिस्म को जैसे अकड़ा दिया। मैंने बुशर्ट उतारी और उसका तौलिया बनाकर अपने जिस्म को खूब रगड़ रगड़ कर समंदरी नमक की तह से निजात हासिल की और बुशर्ट छाड़कर एक तरफ रख दी। जब सूरज समंदर में मगरिब की तरफ गुरूब हो गया तो मैंने गार के मुंह पर आकर देखा। जंगल में शाम का अंधेरा उतरने लगा था, मगर समंदर पर अभी तक दिन की बाकी मांदा सुर्खी माइल रोशनी फैली हुई थी। मैं वापस गार में आकर बैठ गया। जब साहिल समंदर की आखिरी रोशनी का रंग भी स्याही माइल होने लगा तो गार से निकला और साहिल के दरख्तों के साथ साथ अंदर की तरफ होकर जजीरे के मगरबी साहिल की तरफ चलने लगा। मैं शाम की फीकी फीकी रोशनी में ही इंडियन तमिल रमिया की बस्ती तक पहुंचना चाहता था। साहिल के आगे जाकर दाएं जानिब घूम गया। दरख्तों में कुछ परिंदे चहचहा रहे थे। कुछ दूर चला हूँगा कि दूर मुझे दरख्तों के पीछे ऐसी रोशनी नजर आई जैसे 2-3 लालटेनें जल रही हों। ये भारतीय तमिल बाशिंदों की बस्ती ही हो सकती थी। ताहम मैं मजीद मोहतात होकर चलने लगा था क्योंकि ये कोई चेक पोस्ट भी हो सकती थी। इसी असना में समंदर में एक गश्ती लॉन्च गुजर गई। उसके सामने लगी सर्च लाइट थोड़े थोड़े वक्फे से समंदर पर तेज रोशनी फेंक रही थी। मैं घास में दुबक कर बैठ गया था। जब लॉन्च दूर निकल गई तो उठा और बस्ती की रोशनी की तरफ चलने लगा। यहाँ घास कटी हुई थी जो इस बात की अलामत थी कि यहाँ कुछ लोग रहते हैं। फिर मुझे एक गाय के बोलने की आवाज सुनाई थी। यकीनन ये भारतीय तमिल बाशिंदों की ही झोंपड़ियां थी क्योंकि जनूबी भारत के लोग अपने यहाँ गाय जरूर पालते हैं। दरख्त भी छिद्रे हो गए थे। एक जगह केले के दरख्तों का झुंड आ गया। अभी रात का अंधेरा उतना गहरा नहीं था। मुझे केले के दरख्तों में से एक औरत निकलकर दूसरी तरफ जाती नजर आई। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी। यह साड़ी एक तरह की धोती होती है जिसे कमर के गिर्द बांध कर तमिल औरतें उसके पल्लू से अपना सीना ढांप लेती हैं। ये तमिल औरत थी और जंगल में किसी काम से आई थी और अब वापस उस बस्ती की तरफ जा रही थी जहाँ 3 जगहों पर लालटेनें अब मुझे साफ नजर आने लगी थी। मैं कुछ फासला रख कर उस औरत के पीछे पीछे चलने लगा। बस्ती 6-7 झोंपड़ियों पर मुश्तमिल थी। एक झोंपड़ी के बाहर गाय बंधी हुई थी। 2-3 झोंपड़ियों के आगे चूल्हे रोशन थे और औरतें बैठे खाना पका रही थी। मैं बस्ती के किनारे वाली झोंपड़ी से कुछ फासले पर आकर रुक गया और गौर से जायजा लेने लगा। अचानक पीछे से किसी ने मेरे कंधे को सख्ती से पकड़ लिया और करख्त आवाज में बोला, कौन हो तुम? मैंने तड़प कर पीछे देखा। एक स्याहफाम धोती पोश आदमी मुझे अपनी गुलाबी आंखों से घूर रहा था। मैंने हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरा नाम फाटिकर है, मैं मरहट्टा हूँ, मुझे रमिया से मिलना है, मुझे उसके पास पहुंचा दो। उस तमिल ने ताज्जुब से पूछा, मगर तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने जल्दी से कहा, भगवान के लिए आहिस्ता बोलो, मैं केरला से रमिया को मिलने आया हूँ, उसके लिए एक जरूरी संदेशा लाया हूँ। मेरे पुरएतमाद लहजे और रवा तमिल जबान का उस पर काफी असर हुआ। उसने आहिस्ता से कहा, मेरे साथ आओ। वो मुझे खाना पकाती औरतों के करीब से लेकर आगे निकल गया। 2-1 मुर्गियां मेरे आगे आकर कक कक करती भाग गईं। तमिल औरतों ने मुझे कदरे हैरानी से देखा और फिर अपने काम में लग गईं। मेरा साथी मुझे बस्ती की आखिरी झोंपड़ी में ले आया। यहाँ झोंपड़ी के बाहर छोटे से तख्त पर एक दुबला पतला अच्छी खासी उम्र का तमिल आदमी बैठा नारियल का छोटा सा हुक्का पी रहा था। मुझे देखते ही उसने हुक्का मुंह से हटा लिया और जब तक मैं उसके पास नहीं पहुंच गया वो मुझे मुसलसल हैरत से तकता रहा। फिर अपने साथी से पूछने लगा कि ये कौन है। उसके जवाब का इंतजार किए बगैर मैंने तख्त पर उसके करीब बैठते हुए कहा, मैं तुम्हारे दोस्त वेंकट रेड्डी का जरूरी पैगाम लाया हूँ। रमिया ने हुक्का तख्त पर रख दिया और जो आदमी मुझे लेकर आया था उसे वापस जाने का इशारा किया। फिर मेरी तरफ मुतवज्जे होकर बोला, तुम कौन हो? वेंकट को तो सजाए मौत दे दी गई है, वो तुम्हें कहाँ मिला? मैंने जल्दी जल्दी मुख्तसर मगर बेहद पुरअसर अंदाज में सबसे पहले तो अपनी मनगढ़ंत कहानी उसे सुनाई कि किस तरह से मैं अपनी इज्जत की खातिर एक खून करके भारत से फरार होकर यहाँ पहुँच गया हूँ। और फिर वेंकट रेड्डी को इसराइली गार्ड्स की जानिब से मौत की सजा देने यानी उसे समंदर में फेंकने और मेरे उसको समंदर से निकालने की दास्तान बयान की। वेंकट को मैंने बचा लिया था मगर मलेरिया के बुखार ने उसे जिंदा रहने की मोहलत न दी। उसने मेरे हाथों में दम तोड़ा। वो तुम्हें और अपनी बेटी रुकमनी को बार बार याद कर रहा था। अगर वो जिंदा होता तो खुद मुझे लेकर रात के अंधेरे में तुम्हारे पास आने वाला था। मरते वक्त उसने ये अंगूठी मुझे दी कि तुम्हें दे दूं और उसने तुम्हारे नाम ये संदेशा भी दिया है कि तुम मेरी मदद करना। रमिया मेरी तरफ टिकटिकी बांधे देखता रहा। तो
दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।